गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चे, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीएमए स्टार्ट करने जा रहे हैं। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू माय सिलेबस डिस्कशन वीडियो। तो मैंने उसमें बताया था कि सबसे पहले जो ब्लॉक डिस्कस करवाया जाता है दैट इज ऑफ शेयर कैपिटल। बच्चे, इस ब्लॉक ऑफ शेयर कैपिटल में वी शैल बी डिस्कसिंग नियर अबाउट 3 to 4 चैप्टर्स। आपने ना शायद अपनी बीकॉम लेवल पे जो बुक्स पढ़ी होंगी उसमें ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन जब मैं ब्लॉक वर्ड यूज कर दूंगा तो ब्लॉक में वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी शेयर कैपिटल का वेरी फर्स्ट लेक्चर। आज का फुल ऑन लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी पे रहने वाला है। तो ठीक है जी, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बच्चे, सबसे पहले एक चीज जो मेरे माइंड में बैठ जानी चाहिए दैट इज कि पूरे चैप्टर में मैं कौन हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अकाउंटिंग करते हुए हमने जिसकी बुक्स बनानी है, जिस भी पर्सन की, जिस भी एंटिटी की बुक्स बनानी है, हमें वो अगर क्लियर हो जाए कि हम कौन हैं तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। तो यहां पे एक चीज बता दूं, मैं जितना भी कॉर्पोरेट अकाउंट बनाने वाला, जितना भी कॉर्पोरेट अकाउंट बनाऊंगा, उन सभी केसेस में मैं कौन होऊंगा? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हमेशा मैं कौन हूं याद रखिए, अपने आप को वो मान लीजिए कीजिए जिसकी आपने बुक्स बनानी है। तो यहां पे फुल ऑन पूरा कॉर्पोरेट हम कौन रहेंगे? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और जिन बच्चों को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मीनिंग नहीं पता, तो बच्चे, जो कंपनी पब्लिक से पैसे रेज करती है, सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। जो कंपनी पब्लिक से क्या करती है? मनी रेज करती है। इन्होंने मनी रेज करनी है फ्रॉम द पब्लिक। और बच्चे, मनी रेज करने के लिए पब्लिक से देयर आर टू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। दो तरह हम कंपनी से पब्लिक से पैसे रेज कर सकते हैं, इन्वेस्टर से पैसे रेज कर सकते हैं। अगर वो इन्वेस्टर मेरी कंपनी का ऑनर बनना चाहेगा, अगर वो पर्सन मेरी कंपनी का ऑनर बनना चाहेगा, तो वो मेरी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करेगा। और अगर वो ऑनर नहीं बनना चाहता, काइंड ऑफ लोन देना चाहता है मेरी कंपनी को, तो वो मेरी कंपनी के डिबेंचर सब्सक्राइब करेगा। तो याद रखिए, कंपनी जो कि पब्लिक से पैसा रेज करती है, जो कि पब्लिक से पैसा रेज करती है, पब्लिक से पैसा रेज करते हुए उसके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। वन इज थ्रू द शेयर्स। हाँ जी, शेयर्स में वो बेनिफिट हो जाता है कि हमें क्या मिल जाते हैं? ऑनरशिप राइट्स। शेयर में हमें क्या मिल जाते हैं? ऑनरशिप राइट्स। ऑनरशिप राइट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मुझे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। बच्चे, कंपनी अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में बांट देना है, दैट इज डिविडेंड। जबकि जो डिबेंचर्स होते हैं दे गेट अ रेगुलर एंड फिक्स्ड रिटर्न। दे गेट अ रेगुलर एंड फिक्स्ड। मतलब शेयर्स पे डिविडेंड कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो डिबेंचर्स हैं उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इनका जो रिटर्न होता है दैट इज, उसको क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट। जबकि शेयर्स पे क्या दिया जाता है? डिविडेंड। बच्चे, दोनों ही चैप्टर सिलेबस में हैं, लेकिन अभी कौन सा डील करने वालों में? शेयर्स। शेयर्स के साथ स्टार्ट करूंगा जी चैप्टर को। अच्छा जी, जब अब शेयर्स की बात चल रही है, जैसे ही शेयर्स की बात हो रही है, तो एक चीज मैं आपको ना इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं। एक चीज मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको एक चीज बता दूं। यहां पे मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, यहां पे मैं कौन हूं? कंपनी। मैं कौन हूं? कंपनी। लेकिन दूसरी साइड की स्टोरी भी जान लेनी जरूरी है। बच्चे, जो इन्वेस्टर है, जो हमारा इन्वेस्टर है, जिसने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, उसने हमारी कंपनी में पैसा क्यों लगाया है? डोंट यू थिंक इसको भी जान लेना चाहिए? एक सेकेंड, मेरी कंपनी में 10 लाख लगाने से बेटर वो बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्यों नहीं खोल के बैठा, या वो बंदा पार्टनरशिप क्यों नहीं खोल के बैठा? वो बंदा मेरी कंपनी में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? इन दोनों केस में ना जाके कंपनी में ही क्यों जाना चाहता है? एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? बच्चे, इन दोनों ही केसेस में जो लाइबिलिटी रहती है दैट इज द अनलिमिटेड। क्या रहती है जी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पता क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कल को लॉस हो गया ना, कल को क्या हो गया बिजनेस में? लॉस। तो बिजनेस के तो एसेट्स जाएंगे ही जाएंगे लॉस को पे ऑफ करने के लिए, पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे। कौन से जाएंगे? पर्सनल एसेट्स भी। घर का सामान भी बिक जाता है, लेकिन वो सिर्फ किस केस में बिकता है? सोल प्रोप्राइटर एज वेल एज पार्टनरशिप।
और कंपनी यही तो फीचर के साथ आती है। कंपनी में लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड। कंपनी में लायबिलिटी क्या रहेगी बच्चे? लिमिटेड। और शायद इसी कारण आप कंपनी के नेम के पीछे क्या वर्ड देखते हो? लिमिट। देखते हैं ना लिमिटेड वर्ड। वो लिमिटेड वर्ड किसको सिग्निफाई करता है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड वर्ड किसको सिग्निफाई करता है? लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा मुझे वो लिमिट बताओगे, लिमिट है कितनी? हम ये तो कह रहे हैं कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर वो लायबिलिटी की लिमिट क्या होती है? डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में हो। अगर तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एसबीसी का लेक्चर याद आ रहा होगा कईयों को, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक सेकेंड, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कितनी लिमिट होती है? तब हमारी लिमिट होती है अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड। अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड। एक सेकेंड, क्या मतलब है सर इसका? आई हैव द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 1000। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर्स हैं और एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। मैं कितने पैसे दे चुका हूं बच्चे? 4। कितने दे चुका हूं? 4। मेरे पास रिलायंस के 1000 शेयर्स हैं, 10 का एक, मैं 4 रुपए दे चुका हूं। कितने देने वाले रहते हैं? 6। कितने देने वाले रहते हैं? 6। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1000। 1000 इंटू 6, 6000। मेरी लायबिलिटी की लिमिट लग गई ना 6000। जितना भी अनपेड है, जितना भी अनपेड है, क्या मैं उससे ज्यादा दूंगा कभी भी? आंसर इज नो। मैंने मैक्सिमम वही पे करना है। मैंने मैक्सिमम कितना पे करना है? द अनपेड अमाउंट। और बच्चे जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, बच्चे वो मेरा सिलेबस नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ना हमने एक अमाउंट ऑफ गारंटी दी होती है। क्या दी होती है? एक गारंटी की अमाउंट दी होती है भी कल को अगर कंपनी बंद हो गई तो हम इतनी अमाउंट पे करेंगे। गारंटी के केस में क्या होती है? एक अमाउंट बता देते हैं हम। और शेयर के केस में, जो कि हमारा पूरा चैप्टर है, देखो चैप्टर का नाम ही क्या है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बात तो शेयर की करनी है। तो जितनी भी अनपेड वैल्यू है शेयर्स की, दैट इज माय लायबिलिटी। यहां तक की बातें क्लियर? ठीक है जी। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया कि हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो कंपनी ने थ्रू शेयर्स फॉर्म होना है। तो बच्चे सबसे पहले जो कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए दैट इज कि जो हमारी शेयर कैपिटल होती है वो होती कितने काइंड्स की है। सबसे फर्स्ट काइंड की बात करूंगा शेयर कैपिटल की। जो द वेरी फर्स्ट काइंड इज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको लिखवा भी दूंगा आपको, पर पहले सुनिए। बच्चे जिस टाइम कंपनी अपने चार्टर डॉक्यूमेंट्स फॉर्म करती है, जिस टाइम कंपनी क्या करती है? चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो दो ही डॉक्यूमेंट चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओए एंड एओए। और एमओए में 6 क्लॉजेज रहते हैं। उन 6 क्लॉजेज में एक क्लॉज कौन सा है? कैपिटल क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? कैपिटल। तो उस कैपिटल क्लॉज में हमें क्या मेंशन करनी होती है? अपनी ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड का मतलब पता क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो मैं पब्लिक से पूरी लाइफ में रेज करना चाहता हूं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट आई वांट टू रेज फ्रॉम पब्लिक। अच्छा एक सेकेंड, मैंने फॉर एग्जांपल वो पता कितनी सोच ली? 4000 करोड़। कितना सोच लिया? 4000 करोड़। इंटेंशनली ना कंपनी थोड़ी हाई सोचती हैं, कंपनी इसकी वैल्यू थोड़ी हाई सोचते हैं, बिकॉज इसमें जब ऑल्टरेशन करनी होती है तो काफी प्रोसीजर होता है। आपने वो प्रोसीजर पढ़ा भी ऑल्टरेशन का एसबीसी में। तो कंपैरेटिवली कंपनीज क्या करती हैं? थोड़ी हाई लिमिट डिसाइड कर लेती हैं। किसकी? अपनी ऑथराइज्ड। बच्चे एक सेकंड, ऑथराइज्ड वर्ड पता कहां से बना? अथॉरिटी। ऑथराइज्ड वर्ड कहां से बना? अथॉरिटी। हमने पब्लिक से पैसे रेज करने हैं। डोंट यू थिंक हमें गवर्नमेंट से अथॉरिटी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो जितने की हमें अथॉरिटी मिली है दैट इज आवर ऑथराइज्ड कैपिटल। बस याद रखेंगे ये मैक्सिमम पैसे होते हैं जो कंपनी लोगों से क्या कर सकती है? रेज कर सकती है। इतनी चीज समझ आई? तो मेरी कंपनी जो शुरू हुई है कितने से शुरू हो रही है? 4000 करोड़। हम लोगों से इतना रेज करेंगे। अच्छा मुझे 4000 बताना ही पड़ेगा, मैं कैसे रेस करूंगा? फॉर एग्जांपल मैंने ₹10 का शेयर इशू करना है, तो ऑब्वियसली मैं कितने शेयर इशू करूंगा? 400 करोड़ शेयर। और कितने का एक? ₹10 ईच। 400 करोड़ शेयर इशू करूंगा और एक शेयर कितने का होगा? 10 का। मैंने डिनोमिनेशन भी साथ में बता देनी है। ऑथराइज क्लियर? बच्चे ऑथराइज के दो नेम्स हैं और
ऑथराइज्ड के जो दो नेम्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा बातें मैं इधर लिखूंगा, ऑथराइज्ड को और दो नेम से जो बुलाया जाता है, वन इज नॉमिनल, अनदर वन इज रजिस्टर्ड कैपिटल। एक इसको नॉमिनल कैपिटल कहा जाता है, एक कौन सी कैपिटल कहा जाता है, रजिस्टर्ड। ये ऑथराइज्ड के ही दो और नेम्स हैं। अच्छा अच्छा, मुझे मुझे अब एक बात बताना, ऑथराइज कैपिटल आ गई जी अपनी, जितनी मैक्सिमम हम इशू करना चाहते हैं। अब आप सोच के बताओ, क्या कंपनी 4,000 का 4,000 करोड़ एक ही बार में मंगवा लेगी? 4,000 की 4,000 करोड़ की जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो कंपनी एक ही दिन में सेटिस्फाई करना चाहेगी, एक ही बार में सेटिस्फाई करना चाहेगी? आंसर इज नो, अ बिग नो। अब कंपनी को ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल तो लाइफ में हम 4,000 करोड़ मंगवाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अभी हमें कितना मिल जाए, 500 करोड़ भी मिल जाए, तो भी हमारी फाइनेंशियल नीड्स क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई। वैसे मैं 4,000 करोड़ मंगवा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ कितना चाहिए, अभी मुझे सिर्फ 500 करोड़ चाहिए। तो भाई जितने भी शेयर एक टाइम पे कंपनी इशू कर देती है, उसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं, इशूड कैपिटल। मैं आपको एक चीज बोलूं, इशूड कैपिटल के साथ ना एक वर्ड याद रखेंगे, मैं हर किसी का ना एक की वर्ड बता दूंगा। जैसे उधर कौन सा की वर्ड याद रखना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्या वर्ड याद रखना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसके साथ एक वर्ड बता, क्या बता रहा हूं, इनविटेशन। हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू ना इनवाइट करते हैं। कैसे इनवाइट करते हैं, यूजिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स रहेंगी। और बच्चे एक सेकंड, ये तो पता क्या हो गया इशूड कैपिटल, मैंने शॉप खोली और मेरी शॉप में इतना सामान पड़ा है बेचने के लिए, कि मैं इतने के शेयर्स लोगों को बेचने को क्या हूं, रेडी। मैं इनवाइट कर रहा हूं, आओ मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो। लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि लोग खरीद कितने के रहे हैं, और जितने के लोग खरीद रहे हैं, दैट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बच्चे जितने मेरी कंपनी इशू करने में इंटरेस्टेड थी, दैट इज माय इशूड कैपिटल, और जितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, दैट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बच्चे सब्सक्राइब्ड कैपिटल से रिलेटेड दो कंसेप्ट बताने हैं यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से, एक सेकेंड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब जो लोग खरीदने को तैयार हैं। मैं कितने करोड़ के बेचने को तैयार हूं, 500 करोड़, मतलब शेयर एक 10 का, तो 50 करोड़ मुझे क्या चाहिए, एप्लीकेशन शेयर्स के लिए चाहिए। अब मैंने कितने के लिए इनवाइट किया है, 50 करोड़ शेयर्स के लिए इनवाइट किया। क्या ये दोनों केस हो सकते हैं? फर्स्ट केस, मुझे कितनी एप्लीकेशन रिसीव होगी, 60 करोड़, और या लेस देन 50 करोड़। मतलब मैंने जितने इनवाइट किए, मुझे उससे ज्यादा लोगों ने क्या कर दिया, अप्लाई, या उससे कम लोगों ने क्या किया, अप्लाई। और अगर मुझे ज्यादा के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं, उसको सॉरी कौन सा केस बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। और कम के लिए किया तो, बताइए समझ आया? जितने के मैं इशू करने को रेडी था, इनवाइट करने को रेडी था, वो थी मेरी इशूड कैपिटल, और जितने के लोग खरीदने को रेडी हैं, वो कौन सी होगी, सब्सक्राइब्ड। और अगर जितने मैं बेचने को तैयार हूं, लोग उससे ज्यादा खरीदने को तैयार हैं, तो वो हो गया ओवर। और अगर लोग उससे कम खरीदने को तैयार है, तो क्या हो गया, अंडर। तो बच्चे ओवर का एक मिनट मुझे फॉर्मूला बताओगे आप, ओवर सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड माइनस इशूड, सब्सक्राइब्ड माइनस इशूड। सब्सक्राइब कितने के लिए किया गया, 60, मंगवाए कितने थे, 50, तो 10 करोड़ से ये पूरी चीज क्या है, ओवर सब्सक्राइब। और इधर अंडर सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या है, इशूड माइनस सब्सक्राइब, 50 माइनस 48, तो 2 करोड़ से क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। बताइए ये चीज समझ आ गई? इसमें एक और क्लॉज बताना चाहता हूं मैं, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें जो माइंड में रखने वाली है, दैट इज the clause of minimum subscription. That is the clause of minimum subscription. मतलब कम से कम कितनी एप्लीकेशंस मुझे रिसीव हो कि मेरा कंपनी स्टार्ट हो जाए। वैसे ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या कहा गया है, 90%। क्या कहा गया है, 90%। अच्छा एक सेकेंड, मैंने कितने शेयर बेचने हैं, मैंने कितने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, 50 करोड़, और 50 करोड़ का 90% कितना होता है, 45। अगर मुझे 45 करोड़ से कम की एप्लीकेशन रिसीव हुई, क्या मेरी कंपनी स्टार्ट हो सकती है, आंसर इज नो। और यहीं से ना एक कंसेप्ट आएगा, फुल ऑन चैप्टर है उसके ऊपर, अंडर राइटिंग का। अंडर राइटिंग का एक कंसेप्ट कराऊंगा, इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेरी अभी तक 3 कैपिटल्स बच्चे, मैंने मीनिंग क्लियर कर दी है। फटाफट मुझे फटाफट रिकॉल कर दीजिए। ऑथराइज्ड कर दी, जितने की मुझे अथॉरिटी मिली है, जितने की मुझे क्या मिली है, अथॉरिटी। मेरे कैपिटल क्लॉज में जो मेंशन होती है वो कौन सी होती है, ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड के दो और नेम्स कौन से हैं, नॉमिनल, रजिस्टर्ड।
फिर सेकंड, जितनी मुझे अभी करंट रिक्वायरमेंट है उतने के मैं क्या करूंगा, इनवाइट करूंगा, और वो कैपिटल कौन सी बन गई, इशूड। और पब्लिक जितने के खरीदने को तैयार है वो कौन सी है, सब्सक्राइब। और दो केस कौन सी हो सकते हैं, अगर पब्लिक ज्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड है तो ओवर, कम खरीदने में है तो अंडर। लेकिन कम से कम, अंडर भी हो कोई चक्कर नहीं, लेकिन कम से कम कितनी सब्सक्रिप्शन चाहिए, 90%, ओनली देन वी कैन प्रोसीड विद द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी। एम आई क्लियर अप टू दैट? अच्छा मेरी बात सुनना, नेक्स्ट कैपिटल जो मैं करवाने जा रहा हूं, इट इज द कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज द कॉल्ड अप कैपिटल। बच्चे ये कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी है, कॉल्ड अप कैपिटल, सुनना ध्यान से बच्चे, जो भी ना शेयर का, जैसे शेयर की नॉमिनल वैल्यू है ₹10, शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। ये जो 10 रुपए हैं, ये 10 रुपए मैं इकट्ठे मंगवाऊंगा ना जी, इसको तो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन मनी। उसके अगली इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है, अलॉटमेंट मनी। पहली एप्लीकेशन मनी, दूसरी अलॉटमेंट मनी, और उसके बाद क्या होती है, कॉल मनी। क्या होती है, कॉल मनी, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी। और ये कॉल्स कितनी हो सकती हैं, जितनी मर्जी, जितना कंपनी डिसाइड करेगी। एक कॉल भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज रिक्वायरमेंट। तो याद रहेगा शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। और ये जो 10 रुपए मंगवाने हैं, हमने मंगवाने कैसे हैं, ये पैसे हमने इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाने हैं, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाने हैं। और पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, फिर आपकी अलॉटमेंट, और लेटर ऑन क्या आएगा, कॉल्स। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और क्या होती हैं, कॉल्स। और किसी भी एक स्टेज तक मंगवाया हुआ पैसा, जैसे मैंने फर्स्ट कॉल तक जो पैसा मंगवाया है, उसको कौन सी कैपिटल कहूंगा मैं, वो मेरी होगी कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल होगी, कॉल्ड अप। इसमें याद रहेगा कि पैसा हमेशा कैसे मंगवाया जाता है, इंस्टॉलमेंट्स में। फटाफट इंस्टॉलमेंट्स के नेम्स हो जाएं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। कॉल्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कॉल्स के ऊपर क्या नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, इशूड और सब्सक्राइब्ड में से क्या मैटर करता था, इशूड मैटर करता है, सब्सक्राइब्ड मैटर करता था, सब्सक्राइब। भी मैं तो दुकान खोल के बैठा हूं, मैं कह दूं यहाँ मैंने तो आज 1000 पीस बेच के जाना है, लेकिन क्या मैटर करता है, कस्टमर कितने आते हैं, कस्टमर कितना खरीदते हैं। इन द सेम में मैंने तो मंगवा लिए, बट मैटर क्या करता है, पब्लिक कितना क्या कर रही है, पे। तो जितना पब्लिक पे करती है उसको क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। क्या बोलती हैं, पेड अप कैपिटल। जितना मैंने मंगवाया दैट इज द कॉल्ड अप कैपिटल, जितना पब्लिक ने एक्चुअल में पे कर दिया वो कौन सा हो गया, पेड अप कैपिटल। मुझे एक चीज बताएंगे आप लोग, कॉल्ड अप और पेड अप में से कौन सी कैपिटल ज्यादा होती होगी, कॉल्ड अप या पेड अप? पहली बार सुनने में ऐसे ही लगता है कि कॉल्ड अप पेड अप से ज्यादा होती है, लेकिन नहीं, पेड अप भी ज्यादा हो सकती है अगर मुझे एडवांस में रिसीव हो जाए, अगर मुझे क्या हो जाए, एडवांस। तो बच्चे पेड अप कैपिटल का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। पेड अप कैपिटल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, इट इज इक्वलेंट टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स प्लस कॉल्स इन एडवांस। बच्चे कॉल्स इन एरियर समझ रहे हैं ना, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए। बच्चे मैं इसको अपने ना ट्यूशन से रिलेट कर देता होता हूँ। ट्यूशन से कैसे रिलेट कर देता होता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड आई एम चार्जिंग 2000 फ्रॉम वन स्टूडेंट। मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं और मैं 2000 रुपये पर स्टूडेंट ले रहा हूँ, तो मेरे यहाँ जो इनकम आनी चाहिए वो कितनी आएगी, 40। मुझे किस केस में पैसे कम मिलेंगे, अगर किसी बच्चे ने क्या बोल दिया कि सर मैं अगले मंथ दूंगा या मैं अभी दे नहीं सकता किसी भी रीजन से, वो क्या हो गया मेरे एरियर, तो उसको मैंने क्या कर दिया, माइनस। और अगर किसी बच्चे ने क्या दे दिया, एडवांस दे दिया, तो उससे मुझे उस मंथ में ज्यादा रिसीव हो जाएंगे। तो गेटिंग इट, तो एरियर्स है तो माइनस कर दो, और अगर एडवांस है तो क्या कर दो, ऐड। हो दोनों में से कोई भी जा रहा सकता है, एडवांस, अगर एडवांस ज्यादा आ गया तो पेड अप ज्यादा हो जाएगी, और अगर एरियर ज्यादा है तो क्या ज्यादा हो जाएगा, कॉल्ड अप। क्लियर यहां तक? अच्छा जी। लास्ट काइंड कौन सी है जी मेरी, लास्ट काइंड है रिजर्व कैपिटल। बच्चे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। रिजर्व कैपिटल ये वो कैपिटल का पार्ट है जो कैपिटल हम इंटेंशनली मंगवाएंगे ही, जो पैसा हम नहीं मंगवाएंगे। क्यों नहीं मंगवाएंगे, ताकि जिस टाइम कंपनी बंद होगी ये उस टाइम पैसा मंगवाया जाए, ये पैसा उस टाइम मंगवाया जाए जिस टाइम हमें क्या करना है, जिस टाइम हमें क्या करना है जी, कंपनी को बंद करना है। आपको पता ना, कंपनी को जिस टाइम बंद करना होता है तो हमने कंपनी के सारे क्रेडिटर्स को पे अप करना होता है। और अच्छा, कंपनी के क्लोजर के प्रोसीजर को बोलते हैं क्या,
कंपनी के क्लोजर के प्रोसीजर को बोलते हैं वाइंडिंग अप। क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। तो उसके टाइम पे जब हमने क्रेडिटर्स को पे करना है, सो वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश। और वो कैश कौन देगा? ये शेयर होल्डर जिनसे हमने पैसा नहीं मंगवाया। अच्छा, ये क्यों देंगे? क्योंकि इनके सिर पे वो वाली लाइबिलिटी तो है ना, लिमिटेड वाली तो अमाउंट पे करेंगे ही हमें। तो बच्चे 6 के 6 काइंड्स क्लियर हुई? फटाफट रिकॉल हो जाए। सबसे पहले ऑथराइज कौन सी है? ऑथराइज जौन सी हमारे चार्टर डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, अलॉन्ग विद डिनोमिनेशन, जितनी मैक्सिमम मैं इशू कर सकता हूं थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ जितनी इशू की, इशूड कैपिटल, जितनी लोगों ने खरीदी, सब्सक्राइब, केस कितने? 2, ज्यादा खरीद लिए, ओवर, कम, अंडर, कम से कम, मिनिमम 90%। और उसके बाद जो पैसे हैं, पैसे हमेशा कैसे मंगवाने हैं? इंस्टॉलमेंट्स में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड देन फर्दर कॉल्स। और एक स्टेज तक जितने पैसे मंगवाए होते हैं वो कौन सी होती है? मेरी कॉल्ड अप। मैटर कॉल्ड अप करता है? नहीं, मैटर क्या करता है? पेड अप। मेरे सिर पे लाइबिलिटी तो उतने की आएगी ना जितनी मेरी पेड अप है। अच्छा, मेरे सिर पे लाइबिलिटी क्यों आएगी? अच्छा एक सेकंड, मैं ना बार बार ये वर्ड यूज करूंगा, मैं ऐसा, मैं वो, मैं यहाँ पे कौन हूं? मैं कंपनी। कंपनी के सिर पे लाइबिलिटी क्यों आएगी? कंपनी के सिर पे लाइबिलिटी क्यों आएगी इन पैसों की? क्योंकि हम कंपनी लॉ में कंपनी का फीचर पढ़ के आए हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स दे आर डिफरेंट। और शेयर होल्डर जो पैसा दे रहे हैं उसको वापस करना है। यस, ठीक है जी। और पेड अप का फॉर्मूला क्या बताया? कॉल्ड अप माइनस एरियर्स प्लस कॉल्स इन एडवांस, प्लस कॉल्स इन एडवांस। लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जो पैसा मंगवाया ही नहीं, जो पैसा मंगवाया ही नहीं। क्यों नहीं मंगवाया? बिकॉज ये पैसा कब मंगवाएंगे? लिक्विडेशन के टाइम पे, जब पे करना होगा। सारी कैपिटल्स क्लियर? बच्चे जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, दे कुड पॉज एंड नोट इट डाउन, अदरवाइज मैं टाइम भी दूंगा। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। यहां तक की सारी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल समझ आ गई। एक और कंसेप्ट करके फिर आपको नोट करने का टाइम देंगे। हाँ जी, अब मुझे एक चीज बताना, अब आपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, ठीक है? इफेक्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। प्राइस क्या हो जाएगा? मुझे वो तो हमने एक स्टार्टिंग में इशू प्राइस बता दिया। बच्चे इफेक्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन बताना, सुनना ध्यान से। इधर देखना, मैंने मंगवाए, टीसीए लिमिटेड के लिए मैंने इनवाइट किया, और मैंने सोचा कि मैं फिलहाल कितने शेयर इशू करूंगा? 80,000। कितने शेयर इशू करूंगा? 80,000। बट मुझे एप्लीकेशंस आ गई 1.5 लाख। एप्लीकेशंस कितनी आ गई? 1.5 लाख। सबको समझ आ रहा है? 70,000 से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 70,000 से क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? या तो मैं उन 70,000 को क्या कर दूं? मना, भी आई डोंट हैव शेयर्स टू गिव टू यू, आई डोंट हैव शेयर्स। मतलब, अच्छा एक सेकंड में आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, आई थिंक कई बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो सुन लीजिए। जब भी कोई पर्सन हमें शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो वो साथ में एप्लीकेशन मनी भेजता है। वो साथ में क्या भेजता है? एप्लीकेशन। वर्बली नहीं बोल देगा वो कि मुझे इतने शेयर्स चाहिए, हमें साथ में उसको एप्लीकेशन मनी भी भेजनी पड़ती है। क्लियर? तो वो हमें एप्लीकेशन मनी भेजेगा। अच्छा, अब 70,000 शेयर्स पे ज्यादा मेरे पास पैसा आ गया, तो पहला ऑप्शन क्या है कि मैं जो भी ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दूं और उनका 90 डेज में पैसा क्या कर दूं? रिफंड। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि मैं क्या कर दूं? उनको रिजेक्ट करके भी मेरे पास देने को शेयर्स नहीं है, आप क्या कर लीजिए, आई एम गोना रिफंड योर मनी। एक केस ये। सेकंड केस, सेकंड केस कौन सा है? सेकंड केस में ना, वो जितने मेरे से शेयर्स मांग रहे हैं उनको टोटली डिनायल देने से बेटर क्या करूं? कुछ कम शेयर्स दे। और जब हम क्या करते हैं, कुछ कम शेयर्स दे रहे थे जितने वो मांगते हैं, उसको अकाउंटेंसी में एक टर्म से यूज किया जाता है, दैट इज प्रो राटा अलॉटमेंट। कौन सी अलॉटमेंट होती है वो? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट में ना, हम शेयर्स तो देते हैं बट थोड़े से कम दे देते हैं। उन्होंने 20 मांगे, हमने 10 दे दिए। किसी ने 40 मांगे, उसको 15 दे दिए। दे सबको दिए पर थोड़े थोड़े कम दे दिए। क्लियर? या आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं कि जैसे 70,000 एप्लीकेंट ज्यादा आए थे ना, कुछ को टोटल डिनायल दे दिया और कुछ को प्रो राटा दे दिया।
एम आई क्लियर? तो हमारे पास तीन केस कौन कौन से हैं, या तो क्या कर दो डिनायल दे दो, या क्या कर दो रिजेक्ट कर दो, मतलब रिजेक्ट कर दो, या प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, या इन दोनों का ही क्या कर दो, मिक्सचर। एम आई क्लियर अप टू दैट? ठीक है। अच्छा बच्चे, इसी बेसिस पे ना हम जब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हम एक टेबल बनाएंगे। मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाऊंगा विच इज कॉल्ड एनालिटिकल टेबल। एक टेबल बनाया जाएगा स्टार्टिंग में जिसको क्या कहा जाएगा, एनालिटिकल टेबल। मैं आपको ना सिचुएशंस बता दूं, या सिचुएशन से भी ज्यादा वर्ड याद रखेंगे, कंडीशंस। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। बच्चे एक सेकेंड, आई टोटली नो कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका टोटली जो एग्जाम आएगा दैट विल बी इन द एमसीक्यू वर्जन, बट स्टिल वी शैल गो फॉर फ्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी। जैसे मुझे ऐसा लगेगा कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे 10 एमसीक्यूज हो सकते हैं, तो कुछ सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, पर मेरा मेन फोकस एमसीक्यू पे रहेगा। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सब्जेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, अब मैं अब क्या बात कर रहा था, आज मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, एनालिटिकल टेबल सिखाने जा रहा हूँ। एनालिटिकल टेबल किस केस में बनता है, दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन, अगर कौन सा केस है, एनालिटिकल टेबल बनाने की पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको क्या हो गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन, तभी आप ये टेबल बनाएंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अलॉटमेंट। भाई ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अलॉटमेंट कौन सी होती है, मतलब किसी को आपने क्या कर दिया, फुली वो कर दिया, अलॉट कर दिया। किसी को आपने कैसे अलॉट कर दिए, जितने मांगे उतने। कईयों को कैसे किए, प्रो राटा। और कईयों को आपने क्या दे दी, रिजेक्शन। यही तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। कईयों को टोटली मना, कईयों को टोटली दे दिए शेयर्स, और कईयों को थोड़े कम। बातें क्लियर हो रही हैं जी? ठीक है। तो अभी अगर ये दो कंडीशंस मेरी क्वेश्चन में मीट करेंगी तो मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा। अभी मैं एक स्टेटमेंट लेके उसको सॉल्व करता हूँ, देखना ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कंपनी के पास डिस्क्रिशन है, कंपनी के डायरेक्टर्स। हाँ जी। सो देखना, देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ एक्स लिमिटेड, एंड दिस कंपनी इनवाइटेड applications for 40,000 shares, 40,000 shares of rupee 10 each, but applications were received for 80,000 shares, out of which applications for 20,000 shares got rejected. Applications for 15,000 shares got full allotment, and rest were given balance of shares. अमाउंट इज कॉल्ड एज फॉलोज। पैसा कैसे मंगवाया गया वो लिख रहा हूं, अमाउंट इज कॉल्ड एज फॉलोज। पैसा लिखें, 2 + 4 + 4। 2 क्या हुई, 4 क्या हुई, अलॉटमेंट। और एक ही कॉल में मंगवा रहे हैं सारे पैसे, 2 + 4 + 4, एंड देन प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल। अच्छा बच्चे, मुझे चाहे उन्होंने कह भी दिया टेबल बनाओ, पहले मैं क्या देखूंगा, मेरी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। लेट्स गो फॉर द कंडीशंस। कंडीशंस कौन सी थी, पहले ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अलॉटमेंट। इधर देखना, मैंने इनवाइट कितने के लिए किया, 40, बट एप्लीकेशन आ कितनी गई, 80। मंगवाई 40,000 और आई कितनी, 80। ओवर सब्सक्राइब का केस हो गया। फिर वो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट। जैसे मैंने कईयों को क्या किया, जैसे ये 20,000 थे, इनको तो टोटली क्या कर दिया, मना, नहीं जी है नहीं मेरे पास। 15 को क्या कर दिया, फुल। 15 को क्या कर दिया, फुल। बाकियों को बैलेंस, बैलेंस वाला प्रो राटा होता है। बैलेंस वाला कौन होता है, प्रो राटा। एम आई क्लियर? इस क्वेश्चन में वो बैलेंस प्रो राटा है। समझ आया, पहले स्टेटमेंट समझ आया। मैंने 40,000 के लिए इन्वाइट किया, मुझे 80,000 एप्लीकेशन है, उसमें से मैंने 20,000 को तो टोटली मना कर दिया, भाई है नहीं शेयर्स देने को। 15,000 को फुल अलॉट कर दिया,
बाकियों को प्रो राटा बेसिस पे। अब टेबल कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट्स। हाँ जी, दिस इज द टेबल विच आई नीड टू प्रिपेयर। जरा देखिए ध्यान से। बच्चे बिल्कुल कॉलम्स को नहीं माइंड में रखना, कॉलम्स बाय डिफॉल्ट अपने आप माइंड में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट कॉलम का हेडिंग पढ़ेंगे हम। फर्स्ट कॉलम का हेडिंग क्या है बच्चे मेरे, कैटेगरीज। मैंने ये तो बोला था डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होंगी तभी ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है जी, कैटेगरीज तो आपको समझ आ गया। कैटेगरीज आपको समझ आ गया कि कैटेगरीज क्यों बननी चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले कैटेगरीज ही शुरू करते हैं। एक सेकंड, पहली कैटेगरी कौन सी हो गई है, 20,000 को मैंने क्या किया, रिजेक्ट। पहली कैटेगरी कौन सी होगी, 20,000 को मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट। अच्छा, एक रिजेक्शन वाली कैटेगरी होगी। दूसरी 15,000 को मैंने क्या दे दी, फुल अलॉटमेंट। तो एक कैटेगरी कौन सी होगी, फुल अलॉटमेंट। एक होगी रिजेक्शन, एक होगी फुल अलॉटमेंट। और तीसरी प्रो राटा लग रही है। तीसरी कौन सी लग रही है, प्रो राटा। तो कैटेगरीज तो 3 बन रही है। कैटेगरीज कितनी बन गई, 3, 1 2 3। इतनी चीज समझ आई, 3 कैटेगरीज है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मुझे जरा सोच के बताना, मैंने कितने एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट किया था, 40,000। और एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए, 80,000। मैंने 40 के लिए इनवाइट किया और 80,000 मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुए। एक सेकंड इधर देखना। अगर मैं आपको ये बोलूं जितने मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुए, इट इज एक्चुअली द अप्लाइड शेयर्स अप्लाइड। कह सकता हूं जितने मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुए उतना टोटल क्या है, अप्लाइड। उतना टोटल क्या है, अप्लाइड। और जितने मैंने इनवाइट किए थे उतने शेयर्स मेरे पास अलॉट करने के लिए। बच्चे एक सेकंड इधर देखना। आपको नहीं लगता मैं सिर्फ उतने के लिए इनवाइट करूंगा जितने मेरे पास शेयर्स देने को है। मेरे पास 40,000 है तो 40,000 इनवाइट करूंगा। मेरे पास 80,000 है तो 80,000 इनवाइट करूंगा। तो 2 वर्ड्स पहले यहाँ पे समझिए कि जितनी एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई वो किसका टोटल होता है, अप्लाइड। और जितने मैंने इनवाइट किए थे वो किसका टोटल है, अलॉट। ये 2 बातें क्लियर हो गई सबको। चलिए अब कैटेगरीज बनाते हैं। हाँ जी, पहली कैटेगरी देखना। पहली कैटेगरी 20,000 अप्लाई किए, रिजेक्ट कर दिया। एक सेकंड, पहली कैटेगरी जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया और अलॉट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, नील। दूसरी कैटेगरी ने कितना अप्लाई किया, 15 और उसको फुल। उसको कितने हो गए, फुल। और तीसरी कैटेगरी कहता है जो बैलेंस बचा है, एंड रेस्ट वर गिवन बैलेंस, बाकियों को बैलेंस निकाल लूं। बैलेंस 80 में से 35 गया, कितना रह गया, 45। और 40 में से, मुझे बताइए समझ आई आपको ये बात, कुछ मुश्किल। अच्छा, अब ना एक काम और कीजिए, ऊपर ना ऐसे पैसे लिख लिया कीजिए, 2+4+4 ऊपर पैसे लिख लेने हैं। 244 क्या है, 2 की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट और 4 की कॉल। 2 रुपए की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट और 4 की क्या होगी, कॉल। यहां तक बात समझ आई। अच्छा, मैं आपको आज एक चीज बता के हटाऊं अभी। बच्चे नोट मत कीजिए, आई विल गिव सफिशिएंट टाइम। सुनिए, जब कोई बंदा मुझे अप्लाई करता है, सिर्फ वर्बली अप्लाई करता है, पैसे भेजता है, पैसे ही भेजते हैं, तो जब वो मुझे अप्लाई करेगा तो अप्लाई के अकॉर्डिंग मुझे क्या रिसीव होएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव। मुझे क्या होएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब वो मुझे अप्लाई करेगा। मनमीत, फर्स्ट एंड थर्ड दे आर रिलेटेड। फर्स्ट, ये कैटेगरी को ना कॉलम मानना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट वाले में शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। अब जब बंदा मुझे कोई अप्लाई करेगा तो साथ में क्या भेजेगा, एप्लीकेशन मनी। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग मुझे क्या होते हैं, पैसे रिसीव। और बच्चे पर शेयर कितनी एप्लीकेशन मनी है, 2 रुपए।
पर शेयर कितनी है 2। तो जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया था उसने 20 इंटू 2 कितने भेजा 40। जिसने 15 के लिए किया था 30 और जिसने 45 के लिए। बताइए यहां तक बात समझ आई। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। मैंने एक वर्ड बता देता हूँ जिससे थोड़ा काम इजी हो जाएगा। थोड़ा सा काम इजी करने के लिए मैंने एक वर्ड अटैच कर दिया शुड रिसीव। क्या लिख दिया शुड रिसीव। शुड रिसीव मतलब जितने रिसीव होने चाहिए थे, जितने रिसीव होने चाहिए थे। एक सेकेंड मनमीत, आपने मुझे 20,000 शेयर के लिए इनवाइट कर लिया, अप्लाई कर दिया, सॉरी 20,000 के लिए आपने अप्लाई कर दिया, बट मैंने आपको सिर्फ 10,000 शेयर्स दिए। तो हमने 20 इंटू 2 मुझे कितने दे दिए होंगे 40,000। देने कितने चाहिए थे जितने मैंने दिए 10,000 इंटू 2 20,000। तो एडजस्ट का मतलब यही होता है कि जितने हमने अलॉट किए हैं उसके अकॉर्डिंग कितने पैसे आने चाहिए थे। अब जैसे ये फर्स्ट कैटेगरी का बंदा है, इसको कोई शेयर दिया हमने नहीं दिया, कोई शेयर नहीं, तो इसके पैसे आने चाहिए थे नहीं, नहीं आने चाहिए थे पैसे। दूसरे वाले के पास 15,000, तो 15 इंटू 2 कितने आने चाहिए 30। और तीसरा वाला 25 कितना आना चाहिए था 50। मुझे बताइए समझ आया। अप्लाई के अकॉर्डिंग आपको पैसे रिसीव हो गए और अलॉट के अकॉर्डिंग आपके पैसे रिसीव होने चाहिए थे। यहां तक की बातें समझ आई। पहले के अकॉर्डिंग बच्चे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, पहले के अकॉर्डिंग थर्ड बनेगा और सेकंड के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा 4। फिर जो बैलेंस या एक्सेस है किसका डिफरेंस है 4 - 5। किसका डिफरेंस है 4 - 5 लिख रहा हूं मैं, 3 - 4 लिखना है। एक सेकेंड, कितने पैसे रिसीव होने चाहिए थे एडजस्टेड में। जैसे इसके पास 0 शेयर है, इसका रिसीव कितना होना चाहिए 0। इसके पास 15 लॉटेड वाला कॉलम देखो, जिसको जितने शेयर्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग कितने पैसे आने चाहिए। जिसको 0 शेयर मिला है उससे पैसे आने चाहिए थे 9। जिसको 15 मिले हैं उससे 30 आना चाहिए था, जिसको 25 मिले उसको 50 आना चाहिए था। अलॉटेड के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट होते हैं पैसे, ठीक है। अब एक्सेस, एक्सेस का मतलब कितना ज्यादा आ गया आपको। पहली कैटेगरी देखना आ कितने गए, पहली कैटेगरी में 40 रिसीव हो गए, आने कितने चाहिए थे कुछ भी नहीं, कितना एक्सेस हुआ 40। दूसरे वाले के 30 आए, 30 ही आने चाहिए थे, कुछ एक्सेस है 9। तीसरे वाले के 90 आ गए, आने कितने चाहिए थे 50, कितना एक्सेस है 40। मुझे बताइए ये चीज समझ आ गई आपको। फिर इन दोनों कॉलम्स का मैंने क्या ले लिया डिफरेंस, कितने आगे और कितने आने चाहिए था, दोनों का डिफरेंस क्या होता है मेरा एक्सेस। बच्चे बुक्स में ना बैलेंस भी दिया होता है वर्ड, या एक्सेस लिखा होता है या बैलेंस लिखा होता है, दोनों ही चीजें ठीक है। यहां तक आप मेरे साथ हो। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे भाई, जब मुझे किसी ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, मैं कंपनी हूं, मुझे किसी ने एक्स्ट्रा पैसे भेज दिए, मेरे पास दो ही ऑप्शन है। कितने ऑप्शंस हैं दो। या तो उसका पैसा क्या कर दूं रिफंड, या तो पैसा क्या कर दूं रिफंड, भाई नहीं है ही नहीं भाई शेयर्स, या उसको अगली इंस्टॉलमेंट में क्या कर दूं एडजस्ट। अगली इंस्टॉलमेंट में क्या कर दूं एडजस्ट। तो जो पहले वाला बंदा है जिसको कोई शेयर ही नहीं दिया, ये तो फुल रिजेक्शन वाला बंदा है। कौन सा बंदा है फुल रिजेक्शन। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, फुल रिजेक्शन वाले बंदे को इसके जितने भी एक्स्ट्रा हैं सारे के सारे पैसे क्या करूंगा रिफंड। सारे के सारे पैसे क्या कर देंगे रिफंड। अच्छा जो दूसरा बंदा है, दूसरी कैटेगरी का बंदा है, इसका तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया, बात ही नहीं इसकी तो, इसका तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया, इसकी तो बात ही नहीं। थर्ड वाला, थर्ड वाला कौन सा है प्रो राटा। थर्ड वाला कौन सा है प्रो राटा। अब ये प्रो राटा वाला बंदा क्या करे, प्रो राटा वाला बंदे को हमने थोड़े कम शेयर्स दिए हैं, तो इसके पैसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। इसके पैसे हम कहां पे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट। लेकिन कितने पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, देखना बच्चे इधर। यहाँ पे ना एक रूल बताने जा रहा हूँ, ये रूल फॉलो करेंगे सारे स्टूडेंट्स। रूल इज ड्यू और बैलेंस विच एवर इज लोअर। अब ये रूल कैसे बना है, क्या इसका मीनिंग है, तो ये समझते हैं। इधर देखना, हाँ जी मैंने क्या बोला था 20 बच्चे 2000 फीस। मेरे पास एक स्टूडेंट आई बाय द नेम ऑफ जैस्मिन। 1 जनवरी को ये लड़की पढ़ने आई मेरे पास एंड शी आस्क्ड सर व्हाट इज द फी चार्जेस। आई टोल्ड हर कि 2000 इज द फी चार्जेस। देन आई केम टू नो कि जी इसकी तो बुक शॉप है, ठीक है। तो मैं इसकी बुक्स मार्केट में शॉप से कुछ बुक्स वगैरह ले आया।
सुनना ध्यान से, और मैं बुक्स लेके आया 2500 की या 4200 की, दो अलग अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो आई ऑफर्ड हर फादर की सर ये लीजिए मनी, मैंने बुक्स परचेज की हैं आपकी शॉप से। तो इनके पापा ने क्या कहा कि सर एक काम करें ना, आप फीस में एडजस्ट कर लेना, हमने आपको फीस देनी है, आप फीस में एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। सुनना, ये बच्चा कब आया मेरे पास? जनवरी में। कब जनवरी में आया? जनवरी में इनकी शॉप से कितने का सामान लेके आ गया हूँ? 25, जबकि मेरी जनवरी की फीस कितनी है? जनवरी की फीस कितनी है? 2000। कितना एक्स्ट्रा आ गया मेरे हाथ में? 500। एक सेकेंड, अब ये फरवरी में मुझे कितने पैसे दे देगी? 1500। बड़ा इजी सा लॉजिक है। क्या मान के चला कि फरवरी की फीस कितनी थी? 500। सॉरी, फरवरी की फीस कितनी है? 2000। मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आया हुआ है? 500। फीस कितनी है? 2000। एक्स्ट्रा कितना आया हुआ है? 500। तो मैं क्या मानूंगा कि मेरे पास कितना आ गया? 500 आ गया। एक सेकेंड, दूसरा केस, अगर मैंने कितने का सामान ले लिया था इनकी शॉप से? 4200। कितने का ले लिया था? 4200। पहले मंथ का तो 2000 पूरा निकल गया। मनमीत, पहले मंथ का 2000 निकालने के बाद भी कितना मेरे पास बचा हुआ है? 2200। बट फरवरी की फीस कितनी है? 2। फरवरी की फीस कितनी है? 2। अब कितनी मेरे पास फीस आई? 2। 200 तो मार्च तक जाएगा ना। अगर मैं सोचूं कि फरवरी की मैं 2200 ही मान लेता हूँ फीस आ गई, ऐसे तो मैं मान सकता नहीं। एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले केस में मेरे पास 500 एक्स्ट्रा आया था और फीस कितनी थी? 2000। फीस तो हमेशा से ही 2000 थी। 2000 और 500 में से मैंने क्या उठाया था? लोअर की 500 आ गया। दूसरे केस में मेरे पास 2200 आया हुआ था और फीस कितनी थी? 2000। अब मैंने क्या उठाया? कितना आया हुआ है? 2000। दोनों केस में मैं क्या उठा रहा हूं? लोअर। दोनों केसेस में मैं क्या उठा रहा हूं? लोअर। आर यू गेटिंग मी? 500 और 2000 में से लोअर 500, 2200 और 2000 में से लोअर 2000। एक सेकेंड, दोनों चीजें होती क्या है? 2000 था जितना पैसा आना चाहिए था ड्यू, और 500 या 2200 क्या था? जो एक्सेस आया हुआ है। 2200 या 500 क्या था? जो एक्सेस आया हुआ है, और आना कितना चाहिए था? वो क्या होता है? ड्यू। अब चीज समझ आई? अब इस कैटेगरी को समझेंगे, बड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखना जी, इस बंदे के कितने पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं? 4000 बच्चे, सॉरी 4000 कह रहा हूं, 40000 एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो 40000 मेरा बैलेंस है। 40000 मेरा क्या हो गया? बैलेंस। बट इस बंदे के ड्यू कितने हैं? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं एप्लीकेशन पे अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो उससे मैं क्या एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ? अलॉटमेंट। पहले देखो इस बंदे के अलॉटमेंट पे आने बनते कितने थे। जाऊं इस कैटेगरी के बंदों के पास कितने शेयर्स हैं? इस कैटेगरी में जो पर्सन है उनके पास कितने शेयर्स हैं? 25000। और उनकी पर शेयर अलॉटमेंट कितनी है? 4। 25000 इंटू 4, इनके आने कितने बनते हैं? 25000 शेयर्स हैं, 4 रुपए के हिसाब से 1 लाख। कितना मनी आ गया? 1 लाख। तो 1 लाख, बट मेरे पास आया कितना हुआ है? 40000। दोनों में से लोअर फिगर कौन सी है? 40। तो बढ़ गया 40। आर यू गेटिंग इट? स्टूडेंट्स ने ना याद ही किया होता है, एक्सेस वाली कॉलम की अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, बट ऐसा नहीं, देयर इज अ रूल। कितना बैलेंस और कितना ड्यू है। अब मैंने 2200 तो ना रख लेना था अगले मंथ का, कि 2200 एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं? जितना अलॉटमेंट पे बनता है। बच्चे मेरा रूल सबको समझ आ गया? अच्छी बात। अब एक अच्छी बात बताते हैं, टेबल बनाने के बाद टेबल चेक हो जाता है। टेबल बनाने के बाद टेबल क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा। बट हाउ टू चेक इट? देखना ध्यान से। टेबल बनाने के बाद सर टेबल चेक हो जाएगा, लेकिन कैसे चेक होएगा? हम चेक करेंगे हमें कितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई। मैंने मंगवाई कितनी थी? 40। मैंने मंगवाई कितनी थी? 40। और मुझे आई कितनी? 80। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई? 40000। बच्चे मुझे कितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई? 40। अप्लाइड और अलॉट का क्या उठा लूंगा? डिफरेंस। अप्लाइड और अलॉट का क्या उठा लूंगा? डिफरेंस। एक मिनट, मैंने 40000 इन्वाइट किया, मुझे 80000 रिसीव हुआ, मतलब मुझे 40000 एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव होगी। क्या मैंने सबको बताया था कि हर बंदा एप्लीकेशन के साथ क्या भेजता है? एप्लीकेशन मनी। तो पर शेयर एप्लीकेशन मनी उसने कितनी भेजी? 2। कितनी भेजी? 2 रुपए। तो 40000 इंटू 2, कितना मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया? 80000। मेरे पास कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया? 80000। पहले बताओ ये चीज समझ आई? मैंने 40 इन्वाइट किया, मुझे 80000 की एप्लीकेशन आ गई, तो मुझे 40000 रुपए के 40000 शेयर ज्यादा क्या किए गए? अप्लाई। और पर शेयर वाले ने कितने पैसे भेजे होंगे? 2। 40 इंटू 2, कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया? 80। बच्चे ये जो एक्स्ट्रा पैसा आता है इसका मैं क्या करता हूँ? या तो वापस या एडजस्ट। या तो क्या करता हूँ? वापस, या क्या करता हूँ? एडजस्ट। जरा चेक करूं क्या मेरे रिजेक्शन और इसका एडजस्टमेंट का टोटल 80 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। 40 और 40 कितना बन गया? 80। पहले दोनों तरफ का डिफरेंस ले लूंगा, फिर उसको पर शेयर एप्लीकेशन से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई।
40 का डिफरेंस था, पर शेयर एप्लीकेशन कितनी है, 2 रुपए, टोटल 80,000 एक्स्ट्रा रिसीव हुआ। तो इस 80,000 को यहाँ तो मैं रिफंड करूंगा, यहाँ मैं एडजस्ट करूंगा, तो मेरे रिफंड और एडजस्ट का टोटल कितना बन गया, 80। बताइए समझ आया? जो कॉमर्स वाले उनको याद आ रहा है कि हाँ हाँ यही तो करके आए हैं, और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि उनको चीज़ें क्लियर हो जाएं। नो डाउट थोड़ा सा लगेगा टाइम, बट बच्चे मैंने जैसे कि आपको सिलेबस में बताया, कॉस्ट में सब बराबर है, कॉस्ट में सब बराबर है, इसके सेकंड पोर्शन में भी सब बराबर है। अगर मेहनत है तो कौन से चैप्टर्स में, 2 या 3, वो भी वन टाइम में। ये मान के कि सबके लिए मुश्किल है, सबके लिए 100% मुश्किल है, मेरे लिए थोड़ा 110 या 120, ऐसा नहीं कि सबका 100 आपका 200। अभी तो ये टॉपिक चल रहा है ना, धीरे धीरे मुझे थोड़ा थोड़ा बढ़ने देना, फिर देखना किसी को भी नहीं मतलब क्लू लगेंगे, क्योंकि न्यू टॉपिक्स होंगे ना वो जो हमने नहीं डिस्कस किए होंगे। एम आई क्लियर बच्चे? अब यहाँ से हम नोट करना शुरू करेंगे, ठीक है जी? तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ जी। मैं यहाँ पे ना आपको बता देता हूँ आपने कितना नोट करना है, सारा कुछ नोट नहीं करना, जितनी चीजें मैं बताऊंगा। चलिए पहले हेडिंग दीजिए, मैं डिक्टेट करके नोट करवाता हूँ। चलिए फटाफट शुरू कीजिए। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आप बाकी सारे बच्चे तो फिर सुन रहे थे, आप दोनों लिखे लगे हुए थे लिखने में, जबकि आप ही दोनों को नहीं, मैं बोल लूंगा एंड में ऐसे कैसे मिस होने दूंगा मैं। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ से अगर किसी ने नोट्स बना लिए बच्चे, दे विल स्टार्ट अफ्रेश। ठीक है, हेडिंग दीजिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। प्रीति खुश हो रही है कि जैस्मिन को दोबारा लिखना पड़ना अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना यहाँ पे एक चीज लिखनी है। इन द फुल चैप्टर लिखिए, इन द फुल चैप्टर वी शैल assume, in the full chapter we shall assume, in the full chapter we shall assume the records are to be maintained, we shall assume the records are to be maintained, in the full chapter we shall assume the records are to be maintained from the point of view of, the full chapter we shall assume the records are to be maintained from the point of view of, from the point of view of a public limited company, a public limited company। बच्चे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक और नेम जो चलता है, ऑब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मेन हेडिंग बनाएंगे, वाई कंपनी, नहीं ऐसे लिखो, वाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ, वाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बच्चे एक सेकेंड, जब कंपनी में इन्वेस्ट की बात आती है तो इन्वेस्टर क्यों आया था कंपनी के में इन्वेस्ट करने, कौन से फीचर के कारण, लिमिटेड लाइबिलिटी, किसके कारण आया था, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिखो जी, वाई कंपनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, one feature from the investor point of view, one feature that will excite, from the investor point of view, one feature that will excite him the most, that will excite him the most is the limited liability clause, is the limited liability clause। इसके आगे बनाइए,
ये भी लिख लीजिए, जहां पे लिखा है ना कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में अमाउंट ऑफ गारंटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी वाइंड अप होगी, ये पैसे सिर्फ तभी जाने हैं, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इज इट डन? सो चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। हाँ जी, फर्स्ट वन ऑथराइज्ड। ऑथराइज के दो नेम्स कौन से बताए थे बच्चे? इकट्ठे नेम्स नहीं लिखना, मैंने एक्सप्लेनेशन लिखवानी है। हाँ जी, ऑथराइज, नॉमिनल, रजिस्टर्ड। एक्सप्लेनेशन ना लिखना, मैं एक्सप्लेनेशन खुद लिखवा रहा हूँ। अच्छा, ऑथराइज्ड कौन सी बताई थी, बताएगा कोई मुझे फटाफट? मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी में रेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। लिखो जी, इट रेफर्स टू द maximum amount of capital. It refers to the maximum amount of capital that a company may raise. It refers to the maximum amount of capital that a company may raise throughout its life. Throughout its life by issuing shares. It refers to the maximum amount of capital that a company may raise from the shareholders throughout its life. Second, issued capital. Second is the issued capital. अच्छा, issued कौन सी थी? जितना वो एक्चुअल में इशू कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, इशूड कैपिटल किस पे डिपेंड करती है? इशूड कैपिटल किस पे डिपेंड करती है बच्चे? इशूड कैपिटल डिपेंड करती है बंदे की करंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पे। अब मुझे चाहिए जितना, मैं उतने के शेयर इशू करूंगा। लिखो जी, इट रेफर्स टू दैट पार्ट it refers to that part of the authorized capital. It refers to that part of the authorized capital which is being issued. It refers to that part of the authorized capital which is being issued. It refers to that part of the authorized capital which is being issued to the public. It depends upon the current financial requirements. It depends upon the current financial requirements. But next is the subscribed capital. Subscribed कौन सी थी मनमीत? People are ready to buy. ठीक है, it refers to that capital. It refers to that capital. It refers to that capital for which the public actually subscribes for. For which the public actually subscribes for. For which the public actually subscribes for. There are two cases. There are two cases. Over subscription. बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन में कौन सी कैपिटल ज्यादा होती है? ऐसे साथ में लिख देना, सब्सक्राइब्ड ज्यादा है किससे? इशूड से। ये कौन सी सिचुएशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन की। और सेकंड सिचुएशन कौन सी लिखेंगे? अंडर। अंडर में कौन सी ज्यादा हो जाएगी? इशूड ज्यादा सब्सक्राइब्ड से। इशूड ज्यादा किससे? सब्सक्राइब्ड से। अच्छा, यहाँ पे लिख लीजिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, एक चीज और बताना, कॉल्ड अप कैपिटल का क्या बताया था कि जो पैसा है वो हमेशा कैसे आएगा? इंस्टॉलमेंट्स में। और पैसा हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में आएगा, और एक स्टेज तक मंगवाया हुआ पैसा क्या मतलब इट इज नोन एज द कॉल्ड अप कैपिटल। लिखिए जी, कॉल्ड अप कैपिटल, द मनी विल ऑलवेज बी कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स।
The money will always be called in installments. The money will always be called in installments. Installments के names लिखना. Application, allotment and further calls. बच्चे हमारे ना कंपनीज एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कितनी कॉल्स हो सकती हैं, कोई लिमिटेशन नहीं लगाई हुई, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी वो कैसे मंगवाना चाहते हैं. हाँ जी, क्या लिखा है आपने? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स एंड द मनी कॉल्ड अप टू अ सर्टेन डेट and the money called up to a certain date is the called up capital, and the money called up to a certain date is the called up capital, is the called up capital. ठीक है, फिर उसके बाद चलिए पेड अप कैपिटल पे आइए. पेड अप कैपिटल कौन सी है बच्चे? पेड अप कैपिटल कौन सी बताई थी? वो रिजर्व थी, जितना उन्होंने एक्चुअली पे कर दिया. लिखो जी, पेड अप कैपिटल, इट रेफर्स टू दैट मनी, it refers to that money, it refers to that money which is actually paid by the shareholder. It refers to that money which is actually paid by the shareholder. अच्छा, फॉर्मूला क्या लिखवाया था? ठीक है, this is the formula. Paid up capital is equal to called up capital minus calls in arrears plus calls in advance. Paid up capital is equal to called up capital minus calls in arrears plus calls in advance. Then लास्ट कैपिटल कौन सी बताई थी? रिजर्व कैपिटल. रिजर्व कैपिटल, हाँ जी लिखिए. इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, it refers to that part of the subscribed capital which is called, it refers to that part of the subscribed capital which is called at the time of winding up, at the time of winding up of the company, at the time of winding up of the company to pay off the creditors, to pay off the creditors. बच्चे काइंड सारी क्लियर हो गई आपको? एक काम करें, इसका एक डायग्राम बनाएं, देखते हैं डायग्राम से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं. सबसे बड़ा वाला ये क्या डिनोट कर रहा है? ये हो गया ऑथराइज्ड. ठीक है, अब ऑथराइज के अंदर ये मुझे चाहिए था, ये कौन सा हो गया मेरा? इशूड. ठीक है, अब इशूड के अंदर कौन सा बनेगा? वैसे बराबर भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा टच करा. ये बराबर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है. ठीक है, थोड़ा सा बस 90% है ना. तो ये कौन सा हो गया मेरा? सब्सक्राइब. लेकिन मैंने पैसे तो अभी काफी कम मंगवाए हैं ना. ये हो गया मेरा कॉल्ड अप. और जितना लोगों ने पे किया वो उससे भी कम. हाँ वैसे मेरे पास राइट है, मेरे पास राइट के उनके शेयर्स कैंसिल करने का. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, 2-3 दिन में आएगा, शुरू हो जाएगा फोर पिक्चर. ठीक है, तो वहां मेरे पास राइट रहेगा, लेकिन मार्जिन बना रहे हैं हम, उसका ग्राउंड तैयार कर रहे हैं. तो ये आ गया आपका पेड अप कैपिटल. और लास्ट में बड़ा छोटा सा एक पोर्शन है जो हमने नहीं मंगवाया. मुझे डायग्राम से कंसेप्ट वाइज समझ आ गया ना कैसे कैसे पोर्शंस चल रहे हैं. चलिए
इसके बाद ये वाला आपको नोट करना है, इफेक्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इफेक्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ये पूरी लाइन लिख देना, रिजेक्ट और रिफंड द एक्सेस एप्लीकेंट्स। नहीं 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 नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं पैसे मंगवाने की बात कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि कॉल मंगवाने पे पैसा नहीं पे किया, आप थोड़ा सा कुछ और एस्पेक्ट बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ पैसा मंगवाना कैसे है 10 रुपए मैंने। तो ये जो 3 बार वाला है वो इसका मंगवाने से कोई रिलेशन नहीं है, वो पे करने वाली बात है। अभी आपको उसकी लिमिट मिलेगी 25% वाली, कि आप कितना पैसा मंगवा सकते हैं एक बार में, वो वाली लिमिट्स करवाऊंगा अभी मैं। री इशू के टाइम पे तो हमेशा ही ऐसे होगा, इनिशियली हमेशा इंस्टॉलमेंट चलेगी, इनिशियली जब आईपीओ आएगा। हाँ जी बच्चे, क्लियर है ये चीज। इसके बाद बच्चे, इतना करने के बाद फिर आपने हेडिंग देनी है प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल, प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल। प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल में कंडीशंस दोनों नोट कर ली आपने, कौन सी कंडीशन से बनता है। Then now write down this statement. बच्चे जल्दी नोट कर लीजिए टेबल भी। हाँ जी बच्चे, राइट डाउन अ स्टेटमेंट, नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम एंड प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल आउट ऑफ इट। मैं स्टेटमेंट साथ में स्क्रीन पे लिख भी रहा हूँ और साथ में आपने इसको नोट डाउन करके पूरा टेबल बना के देना है मुझे। ए लिमिटेड invited applications for 1 lakh shares. A limited invited applications for 1 lakh shares of rupee 10 each. A limited invited applications for 1 lakh shares of rupee 10 each, but the applications were received for 1,80,000 shares, out of which applications for 40,000 shares got rejected. Applications for 60,000 shares were given. 40,000 shares and the rest were given balance of shares, and the rest were given balance of the shares
Amount is called as follows: 3 plus 4 plus 3. 3 rupees application, 4 rupees allotment, and 3 rupees call money. So you are required to prepare analytical table. Prepare analytical table. जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, I would recommend you to attempt it right now. एक स्टेटमेंट मैं आपको घर से सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ये पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर ये स्टेटमेंट भी नोट करेंगे सारे स्टूडेंट्स। Yeah, 50,000 given full allotment and rest was given. Oh, balance options. हाँ जी, पिछला हो गया सारे स्टूडेंट्स का। काइंडली टेल मी द अमाउंट ऑफ refund as well as the amount of adjustment. 548 refund की 2 lakh रिफंड कितने का? 120 का रिफंड होएगा और एक सेकंड में आंसर मेंशन कर देता हूँ सारे स्टूडेंट्स को। रिफंड आया 120। एडजस्ट दोनों कैटेगरीज में हुआ है, दोनों कैटेगरीज में 60-60 हुआ है। ठीक है जी, किसी का ये आंसर ना आए तो वो बच्चा मेरे से व्हाट्सएप पे क्वेरी ले सकता है। ठीक है, और बच्चे ये स्टेटमेंट प्लीज नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपने कल की क्लास से पहले मुझे आंसर भेजना है। तो चलिए ठीक है जी, रेस्ट वी शैल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।